हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और हम अपने चैप्टर में हैं केमिस्ट्री नीट 2025 केमिस्ट्री सॉल्यूशन विलियन हिंदी में, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आपको मोलरता वाला टर्म अच्छे से सिखा दिया था। आज हम सिर्फ नॉर्मलता सीखेंगे। छोटा लेक्चर है, नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मलता में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है मैडम, एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं कि चलो भाई नॉर्मलता तो होती क्या है। नॉर्मलिटी को क्या बोले, नॉर्मलता, है ना बेटा। तो नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता, क्या समझते हैं आप नॉर्मलता से? तो हम कहेंगे जैसे मोलरता 1 लीटर में कितने मोल से, क्या भाई, मोलरता 1 लीटर में कितने मोल से, तो नॉर्मलता 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक है। अब मोल तो सिंपल लगता है ना मैडम, मोल क्या है, भार बट्टे अणु भार, तो ग्राम तुल्यांक भार बटा तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, तो जैसे कार्बन का भार 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है ना। तो ये इनके परमाणु भार है। अगर परमाणु भार को संयोजकता से भाग लगा दो, जैसे सोडियम की संयोजकता 1 है, सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो सोडियम का परमाणु भार 23 अपॉन संयोजकता 1, आंसर 23, यानी सोडियम का तुल्यांकी भार भी 23 है ना। मैग्नीशियम Mg+2 होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 है, लेकिन संयोजकता 2 है, तो परमाणु भार को संयोजकता यानी 24 को 2 से डिवाइड कर दो तो 12 उसका तुल्यांकी भार है, ऐसे पकड़ लो। या अगर मतलब मुझे संयोजकता नहीं पता है तो मैं कैसे करूं, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के 8 भार से, है ना, ऑक्सीजन के 8 भार से, 8 पार्ट से, है ना, कोई एलिमेंट का मास, कोई तत्व का कितना भार जुड़ता है उसको भी उसका तुल्यांकी भार माना जाएगा। आई बात समझ में? तो किसी तत्व का वो भार जो ऑक्सीजन के 8 पार्ट से जुड़ जाए, या 8 भाग को बाहर निकाल दे, मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन बाहर निकाल दे, अब आपका उसमें 10 ग्राम खर्च हुआ, 20 ग्राम खर्च हुआ, चाहे 1 ग्राम खर्च हुआ, वो उसका तुल्यांकी भार है। क्लियर है, सिंपल है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं नॉर्मल था। तो समझ में अभी 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई नॉर्मलिटी क्या है। तो हम कहेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों को, विलेय के ग्राम तुल्यांक, है ना, विलेय के ग्राम तुल्यांक को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक है वो नॉर्मलता। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो मैं कहूंगी नॉर्मलता हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक, क्या बेटा, नॉर्मलता क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, ठीक है भाई, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये जो विलियन का आयतन है ये लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो भाई ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, भार बटा तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांक क्या, विलेय का भार ग्राम्स में अपॉन तुल्यांकी भार, और अभी तो सिखाया तुल्यांकी भार क्या होता है, तो ठीक है ना। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक का मतलब हुआ विलेय का भार, क्या बच्चे, विलेय का भार किसमें, तो हम कहेंगे ग्राम्स में, अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, है ना, इनटू, तो हम कहेंगे 1 अपॉन विलियन का आयतन, ठीक है, 1 अपॉन विलियन का आयतन। और मान लो आयतन जो है वो मिलीलीटर में है, मान लो आयतन मिलीलीटर में, तो यहाँ 1000 से डिवाइड करूंगी ना तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो मैं कहूँगी 1000 कर देना, ठीक है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्लियर, भार बटा ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन, और ग्राम तुल्यांक का मतलब विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इनटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन। क्लियर है,
नॉर्मलता समझ में आ गया। अब हम कहेंगे चलो मान लेते हैं नॉर्मलता आपने कह दिया, ओके, है ना। तो नॉर्मलता और मोलरता तो एक जैसा लग रहा है। देखो नॉर्मलता में आपने क्या बोला, तो हमने बोला विलेय का भार, ठीक है भाई, नॉर्मलता में हमने बोला विलेय का भार, अपॉन तो हम कह रहे हैं विलेय का तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार, इनटू तो हम कह रहे हैं 1000, अपॉन तो हम कह रहे हैं विलयन का आयतन। ठीक है, बात तो सही है, 1000 अपॉन विलयन का आयतन। और मोलरता में आप क्या कह रहे हो, तो हम कहेंगे मोलरता में हमने बोला, मोलरता क्या था, विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभर, है ना बेटा, भार बटा अणुभर। वो क्या था, भार बटा तुल्यांकी भार, फर्क तो इतना ही था ना, भार अपॉन अणुभर, इनटू तो वही 1000 अपॉन, यहाँ आयतन ml है ना बेटा, तो हम कहेंगे अपॉन क्या, विलयन का आयतन, और आयतन मिलीलीटर, क्योंकि मैंने 1000 पहले ही लिख दिया। बात समझ में आ गई ना, आयतन लीटर होता तो 1000 मत लिखना, आयतन लीटर में हो तो 1000 मत लिखना, लेकिन आयतन मिलीलीटर में तो 1000 लिख देना कि हमने कन्वर्ट कर दिया अभी। ओके, अब क्या करें, तो आप क्या करो, मोलरता और नॉर्मलता के फॉर्मूले तो हमने लिख दिए ना, तो नॉर्मलता और मोलरता को डिवाइड कर दो, काट दो, है ना। तो देखो पहला और तीसरा कट जाता है, पहला तीसरा कट जाएगा, ठीक है, तो पहला तीसरा कट गया, और दूसरा और चौथा भी तो कट गया, काट दो। तो नॉर्मलता अपॉन मोलरता इक्वल्स टू, तो ये तो 1 अपॉन है और ये उल्टा हो जाएगा, तो मैं कह रही हूँ इक्वल्स टू आ रहा है अणुभार अपॉन तुल्यांकी भार, है ना बेटा, अणुभार अपॉन तुल्यांकी भार। तो अणुभार अपॉन तुल्यांकी भार जो है, अणुभार बटे तुल्यांकी भार क्या होता है, संयोजकता होता है। तो मैं कहूंगी अच्छा नॉर्मलता अपॉन मोलरता संयोजकता के बराबर हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई अम्ल है तो उसकी क्षारकता भी यही होती है, और अगर कोई क्षार है तो उसकी अम्लीयता भी यही होती है ना। तो मैं कहूँगी यार ये तो नया फॉर्मूला दे रहा है, ये तो अम्लीयता भी हो सकती थी, ये तो क्षारीयता भी हो सकती थी, क्षारकता, है ना। या फिर ये उसका एन फैक्टर मान लो, है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम बोलते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर को आप आवेश के रूप में समझ सकते हैं, चार्ज मान लो, है ना, एक मोल पे चार्ज मान लो, एक मोल जब कन्वर्ट होता है तो जो चार्ज का डिफरेंस आता है ना वो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्या मुसीबत है, अणुभार बटा तुल्यांकी भार संयोजकता हो सकता है, आवेश हो सकता है, अम्लीयता हो सकता है, क्षारीयता हो सकता है, एन फैक्टर हो सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलता और मोलरिटी में रिलेशन पढ़ लेना, क्योंकि नॉर्मलता पता है और ना मोलरिटी निकालनी, या मोलरिटी पता है नॉर्मेलिटी निकालनी, तो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो आप क्या याद रखेंगे बेटा, आप याद रखेंगे नमन, है ना, आप क्या याद रखेंगे, नमन, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है, नमन, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलता इक्वल्स टू मोलरता इनटू एन फैक्टर। अब तुम्हें लगेगी यार एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर तो समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप लिखो नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू, आवेश तो समझ में आता है, आवेश तो समझ में आता है ना। देखो नॉर्मलता हमेशा बड़ी होगी, मोलरिटी को 4 से मल्टीप्लाई करके आई, ठीक है, आवेश लिख दो, या तुम बोलो अम्लीयता, अम्लीयता क्षार की होती है, अम्लीयता क्षार की होती है, क्षार कितने OH माइनस देता है वो अम्लीयता, है ना। या क्षारकता, क्षार की अम्लीयता, अम्ल की क्षारकता, अम्ल कितने अचायन देता है वो क्षारकता, या तो तुम कह दो संयोजकता। और ये सब नहीं बोलना तो एन फैक्टर बोल दो, है ना। तो लगे ये क्या मुसीबत है, तो भाई ये मुसीबत नहीं है, एन फैक्टर बोलो फिर। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब आवेश हो सकता है, अम्लीयता हो सकता है, क्षारकता हो सकता है, संयोजकता हो सकता है। अभी कैसे, तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बच्चे 1MH2SO4 है ना, 1MH2SO4,
तो मुझे एक चीज़ बताओ, H2SO4 कितने एच आयन देगा? कितने एच आयन देगा H2SO4? तो H2SO4 दो एच आयन देगा, दो एच आयन और एक सल्फेट। तो मैं कहूँगी 1m H2SO4 है ना, ये दो एच आयन देगा। तो भाई इसकी जो क्षारकता है, इसकी जो क्षारकता है वो है 2। 1m H2SO4 की क्षारकता कितनी है? 2। तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? तो मैं कहूँगी मोलारिटी इंटू 2। तो 1m H2SO4 का मतलब क्या होता है? तो 1m H2SO4 का मतलब होता है 2 नॉर्मल H2SO4, है ना? क्या ये दोनों एक ही है? तो हम कहेंगे हाँ, मोलैरिटी एक है तो नॉर्मेलिटी 2 होगी, क्योंकि चार्ज, एन फैक्टर, आवेश, क्षारकता वो सब 2 है, तो 2 होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी, है ना? तो 1m H2SO4 का मतलब होता है 2n H2SO4। क्लियर? ठीक है। अब नॉर्मलता के फॉर्मूले वही है जो तुम्हारे मोलारिटी में थे। मतलब तो मैं कहूँगी देखो, वहाँ तुमने क्या पढ़ा था? नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करो, उदासीनीकरण की नॉर्मलता, है ना? और जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, उदासीनीकरण या तनुता। ठीक है, अब यहाँ वापस एन फैक्टर नहीं लाएंगे, है ना? जैसे देखो, तुमने जब मोलारिटी वाला क्वेश्चन किया था ना, वहाँ तुमने फॉर्मूला लिखा था, याद करो, m1v1 अपॉन n1 इक्वल्स टू क्या? m2v2 अपॉन n2। तुमने एन फैक्टर काम में ले लिया था। यहाँ ये ये वाला एन फैक्टर का फॉर्मूला नहीं लेना है, क्योंकि नॉर्मेलिटी तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई होके आती है, तो आपको यहाँ एन फैक्टर नहीं लेना है। आपको यहाँ सीधा बताना है, क्या बताना है? तो आप कहेंगे n1v1 इक्वल्स टू n2v2, है ना? अगर आपसे कहूँ कि बिफोर आफ्टर वाला केस है या क्या बोलते हैं डाइल्यूशन वाला केस है ना, पहले ये था बाद में ये था, या न्यूट्रलाइजेशन वाला है, भाई इतना ml है, इतनी नॉर्मेलिटी है, इसको न्यूट्रल कैसे करूं? तो n इंटू वी बराबर आना चाहिए। अब n इंटू वी क्या है बेटा? ये चीज़ें क्या है? तो देखो, नॉर्मलता बराबर क्या होती है? तो मैं कहूँगी नॉर्मलता बराबर होती है ग्राम तुल्यांक। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? ग्राम तुल्यांक अपॉन आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर। तो अगर कोई कहे ग्राम तुल्यांक निकालो, है ना भाई, इसके ग्राम तुल्यांक निकालो, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर देना लीटर में। और तुम कहोगे नहीं, क्वेश्चन में तो वॉल्यूम मिली लीटर में होता है, तो मिलीग्राम तुल्यांक निकाल लो। समझे ना मेरी बात? क्या करो? मिलीग्राम तुल्यांक निकाल लो। करना वही है, n1v1 ही करना है, n इंटू वी ही करना है, लेकिन अगर वॉल्यूम ml में है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला सेट हो गया कि भाई ग्राम तुल्यांक निकालने हैं तो NV कर देता हूँ, और मिलीग्राम तुल्यांक निकालने हैं तो NV ml में कर देता हूँ। बोलो, बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं। तो भैया चलो, सिंपल लग रहा है, क्या ही दिक्कत है? ठीक है ना? तो मिली मोल में भी तो यही था। जब तुम मोलारिटी पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे? मोल अपॉन आयतन, है ना? मोलारिटी क्या होता था? मोल अपॉन आयतन। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो अगर मैं कहूँ मोल निकालो, तो मोल यही तो हुआ बेटा। आप m इंटू वी करते हो ना, तो m इंटू वी क्या करते हो? आप मोल से तो निकालते हो। और अगर आपका आयतन जो है वो लीटर की जगह मिली लीटर में है, अगर आयतन लीटर की जगह मिली लीटर में है, तो m इंटू वी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ml में हो जाएगा, है ना? तो हम कहेंगे मोल की जगह मिली मोल निकाल रहे हैं, और तो क्या है? ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं बच्चों, ये सारे फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। तो न्यूट्रल हो, डाइल्यूशन हो, तो ये फॉर्मूला लगाना। ग्राम तुल्यांक मैं बोलूँगी ग्राम तुल्यांक निकालो, तो ऐसे परेशान होता ना भाई, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते? तो नहीं, ग्राम तुल्यांक मतलब NV निकालो। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो तो n इंटू वी ही निकालना है, लेकिन वॉल्यूम मिली लीटर में रखना है। फिर मोल्स निकालो तो m इंटू वी कर देना, मिली मोल निकालो तो m इंटू वी वॉल्यूम मिली लीटर में कर देना। क्लियर है? फिर हम कहेंगे हाँ चलो, ये तो सारी बातें सिंपल है, छोटी छोटी है। अब ये सब नहीं करके और मैं कहूँगी ये ना, नहीं मैंने तो मिक्स कर दिया, मिश्रण की नॉर्मलता बताओ। ठीक है भाई, तो हम बताएंगे अब इसको मिश्रण की नॉर्मलता, है ना? आप दो चीजें तीन चीजें मिक्स करते हो तो मिश्रण की नॉर्मलता बताओ, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। तो हम कहेंगे मिश्रण में होगा n1v1 प्लस n2v2 इक्वल्स टू n रिजल्टेंट v1 प्लस v2। ठीक है, n1v1 प्लस n2v2 इक्वल्स टू n रिजल्टेंट
और V1 प्लस V2। बोलो क्लियर है? तो ये है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की नॉर्मलता। क्लियर है? सारे फॉर्मूले क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, सारी चीज़ें क्लियर है ना? नॉर्मेलिटी 12th NCERT में नहीं है, बट अगर आप नीट की तैयारी करोगे, जेईई मेंस की तैयारी करोगे तो इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, क्योंकि रिडॉक्स में इसमें आ जाता है ये, है ना? आगे आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में नॉर्मेलिटी, उसमें आएगा ड्यूमा मेथड, ज़िल्डॉल मेथड। तो पहले नॉर्मेलिटी निकालो, फिर तो नॉर्मेलिटी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन है। सांद्रता पद एक नॉर्मलता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ में आ गया, अच्छे से आगे बढ़ जाए। तो हम कहेंगे देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं नॉर्मेलिटी पे। तो देखो पहला 2MH2SO4 की नॉर्मल था, बता ही दिया था मैंने तुम्हें, है ना? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू, तो बेटा H2SO4 तो अम्ल है, तो यहाँ मुझे क्षारकता लिखना चाहिए। क्या बोलो? H2SO4 तो अम्ल है ना, तो यहाँ मुझे क्षारकता लिखना चाहिए। तो मैं कहूँगी नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, मोलैरिटी तो 2 है और क्षारकता भी 2 है, तो आंसर कितना हो गया? 4। और मात्रक लिखना है तो N लिख दो, है ना? अगर कोई नॉर्मलता का मात्रक क्या है तो N लिखो, और नहीं तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, है ना? इसमें तो नहीं उलझोगे ना। कोई कह दे कि नॉर्मलता का मात्रक क्या है, तो 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक है, तो भाई मात्रक लिख दो। तो बेटा मात्रक लिख दो, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। बोलो, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये नॉर्मलता का मात्रक ही तो है, इसमें क्या परेशान होना। ठीक है, तो मात्रक जो है वो है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं और क्या है। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, आगे देखो नेक्स्ट। 2MH3PO3 विलियन की नॉर्मल था। अब यहाँ जल्दबाजी नहीं, H3PO3 देख के ऐसा लगेगा कि ये 3 H देना चाहिए, है ना? इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, और आप चाहें तो ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड भी लिख सकते हैं। ऑर्थो लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कहानी है इसकी, वो जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। फिलहाल H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, देख के ऐसा लगता है कि ये 3 H देना चाहिए, लेकिन उस पर जाना मतलब शक्ल पे मत जाना इसकी, है ना? फॉस्फोरस एसिड में कभी भी स्ट्रक्चर बनाओ तो P डबल बॉन्ड O कंपल्सरी है। फॉस्फोरस एसिड में P डबल बॉन्ड O कंपल्सरी है। अब तुम OH ग्रुप लगाओ तो तुम कहोगे अब तो ऑक्सीजन 2 ही बच रहे हैं ना, तो OH तो 2 ही हुए, एक ही है H हुआ। तो बेटा यहाँ 2 OH है, यानी इसकी क्षारकता जो है वो 2 है। बस हमारा काम हो गया। क्षारकता पता है आपको, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताया था, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू क्षारकता। बोलो, आपको फॉर्मूला बताया ना, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू क्षारकता। तो बच्चे नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी कितनी है? 2, और क्षारकता कितनी है? 2, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, तो भाई 2MH3PO3 है ना, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? तो इसकी नॉर्मेलिटी 4 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, 2.1% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 की नॉर्मलता होगी। 2.1% वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो, अगर कोई कहता है 10%, 20%, तो 2.1% मतलब 2.1/100, है ना? और ऊपर वेट बाय वॉल्यूम, यानी भाई ये तो ग्राम है और ये ml है, यानी विलेय का भार वो तो 2.1 ग्राम है ना? और विलियन का आयतन, तो भाई विलियन का आयतन 100 ml है। इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है। फिर H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 का अणुभार क्या बेटा? H2SO4 का अणुभार, तो मैं कहूँगी H2SO4 का अणुभार 98। करके देख लो, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का परमाणु भार 32, सल्फर परमाणु भार 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4, तो मैं कहूँगी अणुभार तो 98 है। लेकिन आप तो क्वेश्चन में नॉर्मलता की बात कर रहे हो, तो अणुभार तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो तुल्यांक की भार चाहिए। क्या बेटा अणुभार चाहिए? तो हम कहेंगे नहीं, अणुभार तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तुल्यांक की भार। तो अणुभार तो 98 है, अणुभार 98 है, 98/2, ये आंसर आया 49।
तुल्यांकी भार 49 हो गया। अब तुमसे क्या पूछा है, नॉर्मेलिटी निकालो, निकालो। तो नॉर्मेलिटी बराबर विलेय का भार 2.1, तुल्यांकी भार 49 इंटू 1000 अपॉन आयतन कितना, तो आयतन 100 है ना। फॉर्मूला नहीं लिया, फॉर्मूला तो बताया ना मैंने। विलेय का भार W कितना है, 2.1, तुल्यांकी भार अणु भार 98 है। और मैंने क्या सिखाया था शुरू होते ही लेक्चर, तुल्यांकी भार जो होता है अणु भार को चार्ज वार से डिवाइड कर दो। चार्ज है, आवेश है, संयोजकता है ना, या अम्लीयता, क्षारीयता। तो H2SO4 कितने एच आयन देगा, 2। अगर मैं मोलरता भी निकाल लेती तब भी मेरा आंसर तो यही होता ना कि H2SO4 2 एच आयन देगा, तो इसकी क्षारीयता 2 है, तो जो भी है वो सेम ही रहेगा, डिवाइड कर दो तो 49। बस अब चल लो, चलें भाई, पॉइंट उड़ा दो, तो ये तो चला गया है ना। अब 21 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है, तो मतलब आधे से भी कम हो गया। 21 का डबल तो 44 होता है ना, तो आधे से भी कम हो गया, तो आधे से कम वाला आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ नहीं, 4 तो हुआ नहीं, 2 हुआ नहीं, 49 बड़ा है ना, बड़े से डिवाइड करोगे आंसर छोटा आएगा, तो ये तो दोनों ही नहीं हुए है ना। और अब देखो 21 और 49 है, अगर 42 होता तो जस्ट आधा होता, लेकिन 49 है तो आधे से 0.5 से छोटा आंसर, और 0.5 से छोटा आंसर एक ही है। तो सॉल्व थोड़ा ना करना होता आपको नीट वाले एग्जाम में, आइडिया लगाना होता है, ये आंसर है नहीं, ये है नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, तो यही होगा बस, ठीक है। चल, तो इसका आंसर हो गया आपका 0.428 है ना, नॉर्मल, नॉर्मलिटी है ना, तो नॉर्मल। नेक्स्ट देखो, 100 ml 0.3 नॉर्मल HCl और 200 ml 0.6 नॉर्मल H2SO4 आपस में मिला दी। तो बेटा पहले तो ये देखो, अम्ल में अम्ल मिलाया, अम्ल में क्षार तो नहीं मिलाया, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला था ना N1V1 प्लस N2V2 वो सेम चीज़ें है ना, अम्ल में अम्ल मिलाने पे था, क्षार में क्षार मिलाने पे था। अगर अम्ल और क्षार मिला दोगे तो फिर माइनस हो जाएगा, समझ लो ना, उदासीनीकरण हो जाएगा ऐसे। तो हम कहेंगे चलो ये तो सेम है, अम्ल में अम्ल मिला रहा है, तो मिश्रण की नॉर्मलता का फॉर्मूला तो ये था N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट परिणामी, और नया आयतन कितना है V1 प्लस V2, क्योंकि पानी तो मिलाया नहीं है ना। तो हम कहेंगे ओके भाई। तो पहले तो था भाई नॉर्मेलिटी 0.3, वॉल्यूम 100, बाद में नॉर्मेलिटी दिख रही कितनी है 0.6 है ना, वॉल्यूम कितना 200 है ना, और रिजल्टेंट आप बताओ, और V1 प्लस V2, तो बेटा 100 प्लस 200, 100 प्लस 200, ठीक है। अभी सॉल्व करो, तो देखो ये पॉइंट उड़ाया, ये 0 गया, ये पॉइंट उड़ाया, ये 0 गया, तो ये तो है 30 है ना, और ये कितना है 120, सही है, इक्वल्स टू N रिजल्टेंट और 100 प्लस 200 300, तो ये हो गया मेरे पास 150 है ना। 120 और 30 कितना हुआ 150 डिवाइड बाय 300, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या हुआ 15/3, 1/2 हुआ ना, 0.5 आपका आंसर हुआ, ठीक है। सही किया है ना हमने, देखो 0.3 इंटू 100 प्लस 0.6 इंटू 200 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट V1 प्लस V2, 100 प्लस 200 300, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 30, ये मेरे पास आ गया 120, टोटल हो गया 150 अपॉन 300, बिठाओ उसको, तो हम कहेंगे क्या 15/30 1/2 यानी 0.5, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 0.5, क्लियर है क्लियर है। एक बार आप इसको देखेंगे बच्चों,
क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, यदि 8.3 ml H2SO4 के 36 नॉर्मेलिटी के नमूने को 991.7 ml पानी से तनु कर दिया जाए तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता होगी। ठीक है, अब देखो पहले मेरे पास H2SO4 है जिसकी नॉर्मेलिटी 36 है ना, और वॉल्यूम कितना है, तुम कह रहे हैं 8.3 है। ठीक है, तो और बाद में क्या कर दिया, नया वॉल्यूम 991.7, अच्छा नया वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो ये था जो था 991.7 ml, क्या किया, पानी मिला दिया। ठीक है, चलो भाई पानी मिला दिया और नई नॉर्मेलिटी बता दो। तो ये तो बिफोर आफ्टर का क्वेश्चन है, पहले इतना था बाद में इतना था, तो बिफोर आफ्टर का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, अब N1 तो भी पहले नॉर्मेलिटी 36 है ना, और पहले वॉल्यूम जो है वो 8.3 है, बाद में नॉर्मेलिटी आप बता दो और बाद में वॉल्यूम। तो देखो इतने वॉल्यूम और इतनी नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन में इतना पानी मिलाया गया, पानी से तनु कर दिया गया, तो 991.7 तो पानी मैंने मिलाया है, और पहले वॉल्यूम कितना था 8.3, तो इतने में मिलाया ना, तो ऐड करोगी ना, समझे, पहले 8.5 ml या 8.3 ml मेरे पास सोल्यूशन है, इसमें 991.7 पानी मिलाया, तो 8 और ये ऐड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो नया वॉल्यूम जो है ना बेटा वो 8.3 प्लस 991 पॉइंट कितना 7 है। ठीक है भाई, तो 36 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाय, तो कर लो 991.7 और ये 0.3 992 और 8, ये तो 1000 हो गया। ठीक है भाई, 1000 हो गया, तो ओके। अब 83 और 36 को मल्टीप्लाई कर लो, 83 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, 2988 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 0.2988। ठीक है, तो लगभग 0.3 लिख दूँ, 0.2 मत लिखना, 29 है, देखो फंसाने वाला आंसर है ना, यूँ नहीं बट 0.2 करते 0.2 आंसर, 0.2 के बाद देखो 9 है ना, 0.2 और 0.3 दोनों दिए हुए हैं, तो गैप कम है, गैप कम है तो फिर थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना, 2 डिजिट तक तो करो ही। तो 0.29 को बेटा 0.3 लिख सकते हैं ना, तो क्लियर है ना। एक बार इस क्वेश्चन को तुम चेक करना, मेरे हिसाब से इसमें आंसर अपने जो निकाला है वो सही है, उन्होंने दूसरा आंसर दिया है ना। 100 ml 0.3 नॉर्मल HCl, 200 ml 0.6 नॉर्मल HCl। ठीक है, एसिड H2SO4, तो एसिड में एसिड मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने क्या मिला, नई नॉर्मेलिटी बतानी है। तो दिस और दिस 100 और 200 300 है ना, तो 30 और 20, एक बार फिर भी इसको होल्ड पे रखते हैं, है ना, मैं एक बार वापस बता दूंगी नेक्स्ट टर्न पे। चलो नेक्स्ट देखो, 25 ml N/10 NaOH, इसको कंप्लीटली न्यूट्रल करना है, कैसे होगा, 25 ml N/10 NaOH, तो बताओ 25 इंटू N/10 मतलब 1/10 NaOH, है ना। मिली तुल्यांक कितने हुए, मिली तुल्यांक क्या होता है सिखाया था ना, मिली तुल्यांक क्या होता है N इंटू V, और V क्या होना चाहिए ml। तो भाई ये हो गया मेरे पास 2.5, तो इसके मिली तुल्यांक 2.5 है। अब 2.5 और किसके हैं वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर टकराएगा ना, इसके मिली मोल बराबर न्यूट्रल, इसके मिली इक्वलेंस इसके भी मिली इक्वलेंस बराबर न्यूट्रल हो जाएगा अगर बराबर है तो अब बताओ, इसके 25 इंटू 1/10 है, लेकिन ये तो क्षार है ना, क्षार को क्षार से कैसे वो न्यूट्रल करूँगी, NaOH को KOH से थोड़ा न्यूट्रल करने बैठेगी, तो हम कहेंगे नहीं ये तो वैसे ही आंसर नहीं। 25 ml 1 नॉर्मल, तो 25 इंटू 1 ये तो 25 हुआ, यहाँ 0.1 होता तो मेरा काम चल जाता, है ना। फिर नॉर्मेलिटी से ही करते हैं, मोलैरिटी से नहीं करते न्यूट्रल वाले क्वेश्चन। अगर मोलैरिटी दी हुई है तो फिर या तो बैलेंस इक्वेशन लाओ, या फिर मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करके करो, है ना। बात समझ में आ रही ना भैया, मोलैरिटी होती ना तो तुम इस क्वेश्चन को मोलैरिटी से नहीं सॉल्व करते, क्यों, क्योंकि मोल्स जो है वो तो बैलेंस इक्वेशन से डिसाइड होते हैं, और नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी को 4 से मल्टीप्लाई करके ही आती है। तो अगर मोल से क्वेश्चन करना है, मोलैरिटी से क्वेश्चन करना है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता है। अब तुमको इतनी माता बच्ची कौन करेगा, मैं बैलेंस इक्वेशन कहाँ से लाऊं, तो आप अपने क्वेश्चन को नॉर्मेलिटी से सॉल्व करो, और मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना आता है, नमन को याद कर लो, ठीक है। तो फिलहाल तो नॉर्मेलिटी है तो हमारा टेंशन नहीं, हम कहेंगे ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, है ना। ये देखो
25 इंटू 1/10, हाँ मिल गया, 25 इंटू 1/10 मिल गया ना आपको। और ये अम्ल है और मेरे पास क्षार है, तो हम कहेंगे हाँ भाई यही आंसर है। और वो तो और छोटा हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, मुझे 2.5 मिली इक्विवेलेंस चाहिए, तो ये तो वैसे भी नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% सामर्थ्य में है ना, सामर्थ्य में है। आयतन जिसमें इसका 2 ग्राम प्रति मोल घुला है। ठीक है, अब ये 10% स्ट्रेंथ है, वेट बाय वॉल्यूम मानो, है ना, क्योंकि वॉल्यूम में पूछा ना क्वेश्चन, तो वेट बाय वॉल्यूम है 10%। 10% मतलब समझे, 10/100। ठीक है, कि भाई भार जो है ना वो तो है 10 ग्राम, लेकिन जो आयतन है ना वो है 100 ml। ठीक है, अब आप बताओ वो वॉल्यूम जिसमें इसका 2 ग्राम मोल घुलाओ, ग्राम मोल मतलब मोल्स, ठीक है, और भार जो है वो ग्राम्स में ले लेना। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो मोल इक्वल्स टू भार अपॉन अणुभार। बात तो सही है, मोल इक्वल्स टू भार अपॉन अणुभार। अब भाई मोल तो आप 2 कह रहे हो, भार मुझे पता नहीं, अणुभार कितना है, तो हम कहेंगे 180। तो बेटा भार जो है वो आ गया तुम्हारे पास 360 ग्राम। ठीक है ना, 2 ग्राम मोल है ना, तो भार कितना आ गया, तो मैं कहूंगी 360 ग्राम्स। ओके, अब 360 ग्राम तो इसका भार है। अब देखो भार 10 ग्राम, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है 10 और 100 ml में 10 ग्राम ही घोल पाते हैं, है ना। हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो कितनी है, 10 ग्राम और 100 ml। ठीक है, मतलब अगर 1 ग्राम घोलना चाहते हो ना, तो देखो यहाँ 10 से डिवाइड किया, यहाँ 10 से डिवाइड कर दो, तो तुम कहोगे 10 ml। ठीक है, तुम कितना घोलना चाहते हो, 360 ग्राम, तो यहाँ अगर तुम 360 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे भी 360 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 3600 ml। समझ में आया, हमारा स्ट्रेंथ है 10%, 100 में 10 घोल सकते हैं, 100 ml में 10 घोल सकते हैं, यानी यहाँ रखो भार, यहाँ रखो आयतन। ठीक है भाई, बढ़िया है ना। तो हमारे पास अगर 10 ग्राम होगा तो आयतन कितना होगा, 100 ml। हमारे पास 1 ग्राम होगा, देखो 10 को 10 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो वहां पे भी 10 से डिवाइड कर दो। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम होगा तो आयतन होगा 10 ml, और अगर हमारे पास 360 ग्राम होगा तो आयतन होगा 3600 ml। और 3600 ml मतलब तो 3.6 लीटर। 3600 ml का मतलब क्या हुआ, 3.6 लीटर। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 3.6 लीटर। अगली बात समझ में, तो यहाँ आंसर हो गया 1। ठीक है, ओके चलो, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर है 3.6 लीटर। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, नॉर्मैलिटी। आई होप आपको भी ये अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।